हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजीम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। बेटे अपन अध्याय नंबर 9 का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे कि रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन क्यों आवश्यक है। यानी बेटे पादप प्रजनन से ऐसी ऐसी प्रजातियां विकसित कर ली जाएगी जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मौजूद होगी। उससे पहले बेटे अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पादप प्रजनन क्या है और पादप प्रजनन कैसे किया जाता है, किस तरह से बेटे जो है जनकों का चुनाव किया जाता है और कौन सी संततियां उत्पन्न होती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटे वो रहेगा कि पादप प्रजनन जो है वो प्रतिरोधकता में कैसे सहायक होता है, किस तरह से कौन कौन सी ऐसी किस्में बनाई जाएगी जिनके में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। तो आइए बेटे देखते हैं अपन। तो यहां पर अपन के पास में पहला टॉपिक रहेगा और पहला टॉपिक है बेटे पादप प्रजनन में रोग प्रतिरोधकता। तो यहां आप देखिएगा बेटे, रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग फॉर द रेजिस्टेंस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, यानी पादप जो है वह किस तरह से बेटे रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे जनन हैं जिसके माध्यम से रोग प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। तो आइए बेटे देखें कि जैसे मान लेते हैं कि कवक है, जीवाणु है और विषाणु है। रोग जनकों का एक विशाल वर्ग उष्ण कटिबंधीय जलवायु के कृषि प्रजातियों के उत्पादनों को प्रभावित करता है। यानी जो बेटे जहां अधिक तापमान में जो प्रजातियां उगती है उन्हें कृषि प्रजातियां कहते हैं। तो बेटे कौन कौन से रोगजनक हैं? तो कवक है, जीवाणु है, विषाणु है। और ये वर्ग कहां पर? उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जो बेटे एरियाज होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास होते हैं उन्हें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। तो बेटे इस क्षेत्र पर एक तो गर्मी थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहां पर ये जो फसलें होती है, ये जो बेटे यहाँ पर जो कृषि होती है वो जीवाणु के माध्यम से, वायरस के माध्यम से या कवक जो हैं ये रोगजनक इन्हें प्रभावित करते हैं। उसके बाद में देखिएगा इन परिस्थितियों में रोग के प्रति प्रतिरोधी खेतिहर जातियों के प्रजनन और विकास से खाद्य उत्पादन बढ़ जाएगा। यानी अब क्या करना पड़ेगा? अब ये करना पड़ेगा बेटे कि इन परिस्थितियों में, यानी कौन सी परिस्थितियां? जिन परिस्थितियों में फसल को बेटे जीवाणु, कवक और वायरस ये संक्रमण करते हैं, है ना, इनके प्रति ये फसलें ज्यादा प्रभावित रहती है। और ये ऐसा क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ऐसा होता है। तो बेटे यहां पर आप देखो कि इन परिस्थितियों में यानी प्रतिरोधी खेतिहर जातियों का प्रजनन और विकास से अब ये किया जाएगा कि बेटे यहां पर ऐसी फसलें तैयार की जाएगी जो कि इन कवकों के प्रति, इन रोगाणुओं के प्रति प्रतिरोधी हो, जिस कारण से बेटे यहां पर क्या बढ़ाई जा सकती है? उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। यानी जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट होता है ना, तो अगर अपन किसी बेटे जो है टारगेट सेल से जिसमें कीटों का संक्रमण होता है उसमें वांछित जीन को जब हम प्रवेश करवा देते हैं तो ऐसा पौधा बनता है जिसमें फिर कीटों का संक्रमण नहीं होता। उसी तरह से आपको याद रखना है कि बेटे जहां पर इन रोग जनकों का संक्रमण ज्यादा होता है तो पादप प्रजनन के माध्यम से ऐसी नई किस्में तैयार कर ली जाती है जो इन रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। इस कारण से बेटे वहां पर उत्पादनता बढ़ जाती है। उसके बाद में देखिएगा इससे कवकनाशियों और जीवाणुनाशियों का प्रयोग कम हो जाता है तथा उन पर आश्रितता भी घट जाती है। वैसे किसान को क्या करना पड़ेगा बेटे कि अगर बाय द वे ऐसी किस्में वहां पर तैयार नहीं की जाएगी जो कवकों के प्रति प्रतिरोधी हो, तो किसान बेटे उन कवकों को नष्ट करने के लिए कवकनाशी का प्रयोग करेगा, उन जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जीवाणुनाशी का प्रयोग करेगा। जो जहरीले पदार्थ होते हैं बेटे इनमें जब फसलों पर इनको छिड़का जाता है तो बिल्कुल कवक और से होने वाले रोग और जीवाणु से होने वाले रोग तो ये कम हो जाएंगे, लेकिन ये मानव के लिए ये फसलें जो है हानिकारक भी हो सकती है। तो फिर अगर बाय द वे पादप प्रजनन के माध्यम से ही ऐसी प्रजातियां विकसित कर ली जाए जो कीटों के प्रति, कवकों के प्रति, जीवाणुओं के प्रति अगर प्रतिरोधी हो जाएगी तो फिर बेटे ऐसी फसलों पर
किसी जीवाणुनाशी के छिड़काव की या किसी कवकनाशी के छिड़काव की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे आप देखिएगा कि पोषी पादपों की जो प्रतिरोधकता है, उनकी रोग जनकों के रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, यानी जो पोषी पादप है उनकी प्रतिरोधकता रोग जनकों के रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता है, यानी रोकने की क्षमता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो पादप प्रतिरोधी होते हैं बेटे, उनकी रोग जनकों को रोग उत्पन्न करने से रोकने की क्षमता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बेटे ये जो पोषी पादप होंगे, ये जो प्रतिरोधी पादप होंगे, ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें रोग जनकों में रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को घटा देते हैं, यानी फिर वह रोग उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो इसी आधार पर ये पौधे प्रतिरोधी कहलाते हैं। तो जो पोषी पादप है जिन्हें एक पादप प्रजनन के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो इन पौधों के अंदर ऐसी प्रतिरोधक क्षमता होती है कि जो रोगजनक होते हैं बेटे, अब रोगजनक का काम क्या है? रोग उत्पन्न करना है। तो बेटे ये क्या करेंगे कि इन रोग जनकों की जो रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता है उस क्षमता को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। उसके बाद में देखिएगा प्रजनन की क्रिया अपनाने से पूर्व रोग कारक जीव के बारे में जानकारी तथा उसके प्रसार की क्रियाविधि की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। यानी बेटे ये भी याद रखना कि प्रजनन क्रिया अपनाने से पहले, यानी बेटे जो पौधे रोगकारी हैं, जिन पौधों में कीटों का जीवाणु का संक्रमण होता है, तो उन पौधों में हमें प्रजनन करवा करके एक प्रतिरोधी पौधा बनाना है। तो प्रजनन करवाने से पहले बेटे जो रोगकारी जीव हैं, है ना, रोगकारक जीव, जिसमें बेटे जीवाणु भी आ सकता है, कवक भी आ सकता है, वायरस भी आ सकता है। तो बेटे प्रजनन करवाने से पहले ये जानकारी ले लेनी चाहिए कि जो पौधे को संक्रमण करता है ना, जो रोगकारक पौधे को संक्रमित करता है, उसके बारे में जानकारी है कि वो किसके प्रति प्रतिरोधी होता है, ये जानकारी लेना चाहिए। और साथ में उसके प्रसार की क्रियाविधि की जानकारी भी होना चाहिए। यानी बेटे ये भी होना चाहिए कि जो रोगजनक है ना, वो कैसा है और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन माध्यमों से फैलता है, तो ये जानकारी भी ले लेना चाहिए। कवकों द्वारा उत्पन्न कुछ रोग, जैसे गेहूं का है भूरा कीट रोग, ये याद रखना बेटे, और गन्ने का है रेड रोट रोग। तो ये तो बेटे किसके द्वारा होते हैं? कवक के द्वारा। कौन कौन से हैं? गेहूं का भूरा कीट रोग, जिसमें गेहूं जो है बेटे वो एक तरह से बिल्कुल बालियां ब्लैक सी पड़ जाती है, और गन्ने का रेड रोट रोग, यानी गन्ना जो है वो बेटे कमजोर हो जाता है, ज्यादा विकसित नहीं हो पाता। और इसी तरह से आलू का पछेती अंगमारी, ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग हैं। तो आलू का पछेती अंगमारी ये तो बेटे जीवाणु से होने वाला रोग है, और गेहूं का भूरा कीट और गन्ने का रेड रोट, ये दोनों के दोनों किससे होने वाले रोग है बेटे? तो ये दोनों होने वाले रोग हैं कवक से। तो एक बार अच्छी तरह से आप देख लें कि बेटे प्रजनन करवाने से पहले, है ना, उसमें जिन रोगजनक हैं जो रोग पैदा करते हैं उनके प्रसार की जानकारी आपको होना चाहिए। उसके अलावा बेटे रोगजनक के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए, तब जाके प्रजनन करवाया जाना चाहिए। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखिएगा कि रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां, रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन विधियां। अब देखते हैं बेटे कौन कौन सी प्रजनन विधियां हैं। तो रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की पारंपरिक विधि एक तो संकरण है और एक बेटे चयन है। ये तो आपको भी पता होगा। पहले तो चुनाव किया जाएगा, कैसे? विशेष गुणों के आधार पर पौधे का चुनाव किया जाएगा, और चुनाव करने के बाद में फिर बेटे उसका संकरण करवाया जाता है। तो निम्न पद क्रमानुसार इस प्रकार हैं। तो पहले अपन देखें कि प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना। बेटे ये ध्यान रखना, पहले जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरण और संकरों का चयन और मूल्यांकन तथा नई किस्मों का परीक्षण और उन्हें उत्पन्न करना।
तो ये सारी की सारी स्टेप है, ध्यान रखना कि यहाँ पर पहले तो प्रतिरोधकता के स्रोत क्या क्या है बेटे, यानी जो प्रतिरोधकता के स्रोतों के लिए एक तो जनन द्रव्य को फिल्टर किया जाएगा, छाना जाएगा। उसके बाद में बेटे चयनित जनकों का संकरण, यानी जो जनक को चयन किया गया है उनके बीच में संकरण, संकरों का चयन और मूल्यांकन आदि इसके लिए आवश्यक है। संकरण और चयन द्वारा प्रजनित कुछ सस्य कवक है, जीवाणु और विषाणु के प्रति रोग प्रतिरोधकता होती है। यानी बेटे ये भी आपको याद रखना है कि संकरण और चयन द्वारा जो प्रजनित कुछ जातियां हैं, प्रजनित जो कुछ पौधे हैं, वो किसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं? कवक, जीवाणु और विषाणुओं के प्रति प्रतिरोधक होते हैं। यानी ये भी आपको याद रखना है कि जो बेटे संकरण के दौरान जो प्रजनित होंगे, संकरण के दौरान जो संतति बनेगी, वह संतति जीवाणु, विषाणु और कवक के प्रति क्या होगी? प्रतिरोधी होगी। यानी बेटे ये आपको याद रखना है, वह इनके द्वारा जो है कुछ सस्य, कवक या जीवाणु के प्रति प्रतिरोधी होगी। तो ये बेटे थोड़ा सा समझ के याद कर लेना है कि यहाँ पर रोग प्रतिरोधकता के लिए प्रजनन की जो संकरण विधियां और चयन है ये निम्न पद के अनुसार हैं। तो प्रतिरोधकता स्रोतों के लिए जनन द्रव्य को छानना, चयनित जनकों का संकरण, संकरों का चयन और मूल्यांकन आदि है। अब बेटे जो संकरण द्वारा प्रजाति उत्पन्न होगी, ये प्रजाति कवक, जीवाणु और विषाणु के प्रति क्या होगी? प्रतिरोधी होगी। उसके बाद में आप देखिएगा कि ये कुछ किस्में दे रखी है बच्चों, जो आपको याद रखना है। जैसे ये तो फसल है यानी सस्य, और ये उसकी किस्म है, याद रखना बेटे। और ये रोग के प्रति प्रतिरोधकता, यानी कौन सा रोग होगा जिसके प्रति ये प्रतिरोधकता होगी। तो पहले किस्म है बेटे गेहूं, और गेहूं में इसकी किस्म है हम हिमगिरी, और इसमें जो रोग है पर्ण और तथा धारी कीट और हिलबट। तो ये जो हिमगिरी प्रकार की किस्म है, ये पर्ण तथा धारी कीट रोग के प्रति क्या है? प्रतिरोधी है। दूसरी यहां आप देखो बेटे, ये है सरसों। तो सरसों की किस्म है पूसा सोनमिम, यानी कर्ण राई कहते हैं बेटे इसको। और ये किसके प्रति प्रतिरोधी है? तो ये श्वेत कीट, यानी इसको कहा जाता है व्हाइट रस्ट रोग। बेटे इसे कहा जाता है व्हाइट रस्ट रोग, यानी श्वेत कीट रोग होता है जिसमें बेटे पाउडर जैसी जो है संरचना उसके पत्तों पर बिखर जाती है। तो यहां आप देख लें कि सरसों का पूसा यानी कर्ण, ये एक किस्म है जिसमें रोग होता है बेटे श्वेत कीट रोग। ये इसके प्रति क्या है? प्रतिरोधी। तो याद रखना, रोग के प्रति प्रतिरोधकता, ये रोग है बेटे निम्न रोग के प्रति प्रतिरोधकता। तो ये ध्यान रखना कि ये जितने भी लिखे हुए हैं ये रोग हैं जिनके प्रति इन किस्मों में क्या पाई जाती है? प्रतिरोधकता पाई जाती है। तो याद कर लेना, खास तौर से बेटे एक तो गेहूं आपको याद करना है और एक सरसों याद करना है ना। गेहूं की किस्म है हिमगिरी, और इसमें प्रतिरोधकता है धारी कीट और हिलबंट रोग के प्रति। बेटे सरसों है जिसकी किस्म है कर्ण राई, और इसकी प्रतिरोधकता है श्वेत कीट रोग के प्रति। दूसरा है बेटे तीसरा यहाँ पर, यानी फूल गोभी, इसकी किस्म है पूसा और पूसा स्नोबल K1, है ना। ये दो है यहाँ पर, पूसा और पूसा स्नोबल K1। तो बेटे यहाँ आप देखिएगा कि एक तो कृष्ण विलगन और एक कुंचित अंगमारी जो रोग है उसके प्रति जो है ये प्रतिरोधकता शो करती है। चौथी विधि है लोबिया, जिसकी जाति है पूसा कोमल, और ये जीवाणुीय अंगमारी यानी बैक्टीरियल जो अंगमारी है उस रोग के प्रति ये प्रतिरोधकता दर्शाती है। पांचवी बेटे मिर्च है, और इसकी किस्म है पूसा सदाबहार, यानी किस्म का नाम है पूसा सदाबहार। और ये बेटे जो है ये चीली मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस और पर्ण कुंचन रोग के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। बेटे ये टेबल है जो आप एक दो बार इसको देखना। तो एक तरफ तो बेटे ये फसल का नेम है, और दूसरी तरफ ये किस्म है, और तीसरी तरफ ये रोग है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी फसल की कौन सी किस्म
किस रोग के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाती है। तो यहाँ पर जैसे गेहूं है, किस्म का नाम है हिमगिरी, और जिसके प्रति ये प्रतिरोधकता दर्शाती है उसका नाम है पर्ण तथा धारी कीट रोग। बेटे फसल का नाम है सरसों, उसके किस्म का नाम है करण राई, और रोग जिसके प्रति ये प्रतिरोधकता दर्शाएगी उसका नाम है श्वेत कीट रोग। तीसरी फसल है फूल गोभी, उसकी किस्म है बेटे पूसा शुभ्रा या पूसा स्नोबल केवन, और जिस रोग के प्रति यह प्रतिरोधकता दर्शाएगी उस रोग का नाम है बेटे कृष्ण विगलन तथा कुंचित अंगमारी रोग। अब ये तो लिख लिख के याद करना होगा। चौथी फसल है लोबिया, इसकी किस्म है पूसा कोमल, और ये बेटे जीवाणुवीय अंगमारी रोग के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाएगी। चौथा है बेटे पांचवा मिर्च, और मिर्च की किस्म है पूसा सदाबहार, और ये पूसा सदाबहार चिली मोजेक वायरस, तंबाकू मोजेक वायरस के प्रति प्रतिरोधकता शो करेगी। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोग प्रतिरोधकता के लिए पादप प्रजनन की ये टेबल। आगे बेटे अपन बढ़े तो आगे हमें यहाँ पर याद रखना है कि रोग प्रतिरोधकता जीन जो विभिन्न फसलों की किस्मों और उनके जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। रोग प्रतिरोधकता की जो जीन है बेटे, है ना, ये जीन अधिकतर जंगली प्रजातियों में ज्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि जंगली प्रजातियों में बेटे रोग प्रतिरोधकता की कैपेसिटी ज्यादा। जैसे जंगली जानवर होते हैं तो बेटे कोई उनका इलाज करता है क्या वो वेटनरी हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं क्या? जैसे जंगली भेड़िया है ना, सुअर है या शेर है, बेटे जो जंगली हैं तो इनमें अपने आप ही रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। तो इसी तरह से आपको याद रखना है कि रोग प्रतिरोधकता जो जीन है उनमें फसलों की किस्में और जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती है। पादपों में विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है तथा बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों को स्क्रीन करके उन्हें वांछनीय जीन को पहचान प्राप्त की जाती है। तो बेटे यहाँ पर भी याद रखना है कि विभिन्न पादपों में उत्परिवर्तनों को प्रेरित किया जाता है और बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादपों की स्क्रीनिंग की जाती है, जहां से वहां वांछनीय जीन को पहचाना जाता है। वांछनीय लक्षण वाले पादपों को या तो सीधे ही गुणित किया जाता है या फिर बेटे इनका प्रयोग प्रजनन में किया जा सकता है। यानी जो डिजायर लक्षणों वाले जो पौधे होते हैं या वांछित गुणों वाले जो पौधे होते हैं, उन पौधों को या तो बेटे आपस में क्या करवाया जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करवाया जाएगा, यानी बेटे उनका गुणन करवाया जाएगा, और गुणन करवाने के बाद में इनका प्रयोग पादप प्रजनन में भी किया जा सकता है। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वांछनीय लक्षण वाले पौधे हैं उन्हें या तो सीधे ही गुणित करवाया जाएगा या फिर बेटे इन्हें प्रजनन के माध्यम से सीधे ही इससे प्रजनन में इनका उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ देख ले बेटे कि रोग प्रतिरोधकता की जो जीन है, ये जीन फसलों की किस्मों या जंगली प्रजातियों में उपस्थित रहती है। यहां तक क्लियर। उसके अलावा पादपों में विविध उपायों द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जाता है और बाद में प्रतिरोधकता के लिए पादप पदार्थों को स्क्रीनिंग करने से वांछनीय जीन को पहचान की जा सकती है। वांछनीय जो लक्षण वाले पौधे होते हैं या तो बेटे उन्हें सीधे ही गुणित करवाया जाएगा 2n 3n 4n, या फिर पादप प्रजनन के माध्यम से उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है।